गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट करवाई थी ना शुरू, लेकिन पहले फोर्थ करेंगे क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा सिलेबस है बेटा, वो कंप्लीट हो जाएंगी जल्दी। और फिर ये इनके गुरुग्राम वालों के पेपर भी तो पहले है ना, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपके शायद एमडीयू वालों के पेपर इस साल जुलाई में जा सकते हैं। जुलाई में होंगे ये मैम। फर्स्ट है आपका वही, जैसे ये आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो 2 यूनिट है आपकी। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम अप्रोच, respective role of content subject teacher and language teacher in language across curriculum approach, language learning and learning through language journal classroom, language function of language in classroom learning। उसके बाद दूसरा चैप्टर है इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें आप पढ़ोगे नेचर ऑफ मल्टीलिंग्विज्म, डिफरेंटल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम, multicultural awareness and language diversity, relationship between language and society, identify power and discrimination, multilingualism as a resource and a strategy। और थर्ड चैप्टर आ जाएगा फिर लैंग्वेज डिस्कोर्स इन द क्लासरूम, जिसमें जर्नल क्लासरूम लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ोगे, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में पढ़ोगे, यूज ऑफ लिटरेचर अक्रॉस द कैरिकुलम, रोल ऑफ क्वेश्चनियर एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम। ये पूरा का पूरा आपके 3 चैप्टर किसमें है, यूनिट फर्स्ट में। और यूनिट सेकंड में भी 3 चैप्टर हैं, लर्निंग एंड स्पीकिंग एज असेंशियल कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आप लर्निंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग आपने जब पिछली बार शायद हिंदी में और इंग्लिश में था, आपकी लैंग्वेज स्किल्स की बात की गई थी, जिसमें आप लर्निंग, लिसनिंग, स्पीक, LSRW के बारे में आपने जो पढ़ा था। सेकेंड यूनिट सारी LSRW से रिलेटेड है, यानी कि L फॉर लिसनिंग सुनना, S फॉर स्पीकिंग बोलना, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। ये 3 चैप्टर बना दिए इन्होंने। फर्स्ट वाला क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दूसरा है आपका रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, और थर्ड है आपका राइटिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आज ना हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इजी है, पहले आप कर चुके हो तो जल्दी समझ में आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो सेकंड यूनिट से स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग एज असेंशियल कम्युनिकेशन स्किल, प्रोसेस एंड इंक्वायरी इंफॉर्मेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट, डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, पोयम, रिएक्शन, शॉर्ट प्ले, रिस्पॉन्ड टू स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। फोर्थ चैप्टर है आपका। मैम फर्स्ट पेपर ही पढ़ा रही है ना, नॉलेज एंड करिकुलम? नहीं नहीं बेटा, फोर्थ ए पेपर स्टार्ट कराया मैंने। उस दिन तो मैम फर्स्ट पढ़ा रही थी ना। हाँ मैं फर्स्ट पढ़ा रही थी बेटा। तो इसमें भी आप क्या है, जो फोर्थ ए पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, उसकी सेकंड यूनिट निकाल लीजिए, क्योंकि ये सेकंड यूनिट आपने जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश था उसमें आपने पढ़ रखा है। डिफाइन स्किल्स क्या होती है, ठीक है, राइट द आपकी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये स्किल्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका लिंग्विस्टिक स्किल, ठीक है। स्किल क्या होती है भाई, स्किल का मतलब क्या होता है, कार्यकुशलता क्या होती है, बताइए क्या होता है स्किल। स्किल का मतलब होता है जब किसी भी काम करने की योग्यता हमारे अंदर होती है, कोई भी एक्टिविटीज को करने की योग्यता हमारे अंदर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे, हम लिंग्विस्टिक स्किल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लिंग्विस्टिक स्किल कौन सी होती है, लिसनिंग इन ए लैंग्वेज स्किल, ठीक है।
लिंग्विस्टिक स्किल, देर आर 4 स्किल इन लैंग्वेज विच आर फॉलो। 4 स्किल्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले स्किल होती है जब किसी भी काम को करने की एबिलिटी हमारे अंदर है या नहीं है। तो स्किल्स के अंदर हम 4 तरह के कौशल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है हमारा लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल। दूसरा है हमारा स्पीकिंग स्किल्स, बोलने का कौशल। तीसरा है हमारा रीडिंग, पढ़ने का कौशल। और फोर्थ है हमारा राइटिंग स्किल्स, ठीक है, लिखने का कौशल। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे मतलब फर्स्ट ईयर में तो था ये क्वेश्चन। हाँ जी, तभी तो ये करवाया पहले, ताकि तुम्हारा जल्दी क्लियर हो जाएगा ये। यस मैम, ये था लिसनिंग वाले ये। हाँ जी, तो अब मुझे बताइए लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, सुनना क्या होता है? मैम जब कोई हमें पढ़ाता है या फिर हम जो कोई भी बात जो मतलब कोई लोग बोलता रहता है और हम उसकी बातों को सुनते हैं और अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं ये लिसनिंग स्किल, सुनना, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो एक इंडिविजुअल सुनता है, चाहे वह क्या है कोई मैसेज के जरिए, चाहे क्या है कोई भी और भी रिसीविंग। मान लीजिए मैंने आपको कुछ बोला है, उसके बदले आप क्या है अटेंशन दे रहे हो। अटेंशन देने का मतलब आप सुन के क्या कर रहे हो, मुझे बता रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है आपकी लिसनिंग स्किल है। नमस्ते सर जी। क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्स दे रहे हो सुनने के बाद, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी लिसनिंग स्किल कहलाती है, ठीक है। आप वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से किसी को भी मैसेज करते हो तो ये क्या है आपकी लिसनिंग। लिसनिंग में प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले बात आती है आपकी हियरिंग की, सुनने की, ठीक है। कोई भी साउंड आप सुनते हो, ठीक है। लिसनिंग डिपेंड ऑन द अटेंशन, और ये क्या आपकी अटेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि किसी बात को आप कितना ध्यान से सुनते हो, कितना ध्यान से नहीं सुनते। अगर आपको कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसको क्या है बड़ा इफेक्टिव तरीके से आप उसको सुनते हो। उसके बाद बात आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग की। अब आपने सुना, ठीक है, सुन लिया, अब आपको वो चीज कितनी समझ में आई है, चाहे कोई भी सिंबल बताया, कुछ भी बताया है आपको, कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी आपको बताई गई है, तो वो कितनी आपको क्या है समझ में आई है, ठीक है। तो ये भी क्या है सुनने का ही, आपका लिसनिंग का ही एक पार्ट है। दूसरा है रिमेम्बरिंग, जो चीज आपने सुनी थी, ठीक है, लिसनिंग में वो कितनी आपको याद है, ठीक है। कितने स्टोरेज आपके अंदर है, परमानेंट स्टोरेज है या फिर थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए ही है। अगर आपने मान लीजिए बिल्कुल ध्यान से किसी चीज को सुना है तो वो क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अगर आपने किसी चीज को ध्यान से नहीं सुना तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही आपके अंदर रहता है। उसके बाद देखते हैं हम इवेल्युएटिंग करके। ओनली एक्टिव लिसनर पार्टिसिपेट एट द स्टेज ऑफ लिसनिंग, ठीक है। जो ओनली एक्टिव जो लर्नर पार्टिसिपेंट होते हैं वही ध्यान से सुनते हैं, और वो क्या करते हैं एक्टिव लिसनर वेज एविडेंस, उसके लिए उनका एक एविडेंस होता है। एविडेंस के तौर पर क्या उनका क्या ओपिनियन बना है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस, अब्सेंस, ठीक है, जो भी कोई मैसेज है, इफेक्टिव बिगनिंग दिस स्टेज प्रोसेस, ठीक है, रिस्पोंडिंग देते हैं वो। इवेल्युएशन में क्या देखा जाता है कि एक जो एक्टिव पार्टनर आपका लिसनर है उसने आपको कितना सुना है। अगर सुना होगा तो जो क्वेश्चनिंग की जाती है वह फटाक से क्या करता है उसका आंसर देता है, ठीक है। तो ये थी आपकी लिसनिंग क्या होती है। दूसरा है आपका स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स क्या है भैया आपकी, अभी ना लिसनिंग की और भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं आगे, अभी जस्ट ये 4 स्किल्स हैं, इनके बारे में बताया गया है आपको। लिसनिंग के बारे में और भी आएंगे आपके टाइप ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है स्पीकिंग स्किल की। स्पीकिंग स्किल कौन सी होती है, जिसमें क्या करते हैं आपके अंदर कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी आती है, कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी डेवलप होती है, ठीक है। देयर करंट प्रोफिशिएंसी इन, आपकी बोलने की प्रोफिशिएंसी क्या है, आप कंफ्यूजन को क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, डेवलपमेंट होती है आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की, बोलने की, कोई भी इंस्ट्रक्शन है अपनी एक्टिविटीज को बैलेंस करने की। हाँ जी बेटे बोलिए। माइक ऑन हो गया था मैम गलती से। ओके ओके बेटा, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, तो स्पीकिंग स्किल में पता लग गया आपको। कोई भी टीचर आपसे, जब टीचर टॉक करता है, आप एक्टिविटीज को पहले सुनते हो, लिसन करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपसे कुछ भी पूछा जाता है, जब आप उसका जवाब देते हो तो वो किस में आ जाता है, आपका स्पीकिंग स्किल्स में आ जाता है। ठीक है, आप ये क्या होती है, आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने जो चीजें सुनी, ग्रहण करी। ठीक है, आपका ना सीटेट में क्वेश्चन आता है कि एक होती है रेस्पिरेटरी, यानी कि आपकी एक होती है आपकी प्रोडक्टिव, और एक सिर्फ ग्रहण करने वाली होती है, यानी कि आपका जो सुनना है और जो पढ़ना है वो क्या है आपकी। मैं बताती हूँ मैम। ग्रहणात्मक कौशल और हाँ जी, उत्पादकात्मक कौशल। ग्रहणात्मक होता है जैसे सुनना, और क्या बोलते हैं, पढ़ना। ठीक है, और जो उत्पादक होता है बोलना और और लिखना। लिखना, हाँ जिससे हम जी, मतलब कोई विचारों को उत्पाद कर रहे हैं। ग्रहण मतलब ग्रहण करना, मतलब अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। हो गया मैम। हाँ, ये ना ये क्वेश्चन आता है आपका सीटेट में कि आपकी यस कौन मैम, कौन सी सीटेट तो में था। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं एलएसआरडब्ल्यू में, और कौन कौन सी सिर्फ आपकी एक्सेप्ट करने वाली हैं। तो प्रोडक्टिव में आप याद रखना, प्रोडक्टिव क्या हो गया, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपने कुछ सुना, आपसे पूछा जा रहा है तो उसका आंसर दे रहे हो, तो ये क्या है, आप प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है, आप अपनी तरफ से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हो। और दूसरा क्या है आपका राइटिंग। राइटिंग स्किल्स में क्या है, जब आपसे कोई भी चीज पूछी जाती है तो आप उसको बोलकर ना करके आप क्या है, लिख कर। लिखकर प्रकट करते हाँ हैं। जी, लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो आप, अपनी राइटिंग स्किल्स बोलते हो। रीडिंग स्किल्स क्या होती है, टीचर ने चैप्टर कंप्लीट करा दिया, जब आप एक बार उसको क्या करते हो, दोबारा से पढ़ के देखते हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी रीडिंग स्किल्स कहलाती है। ठीक है, तो इनका मीनिंग क्लियर है चारों का। यस मैम। अब हम आएंगे जो मेन हमारा जो सिलेबस है उसके ऊपर। ठीक है, पहले तो सिर्फ जस्ट इनका मीनिंग, और फिर अलग अलग इनके पूरे पूरे चैप्टर दे रखे हैं। प्रोसेस एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। मैम एक मिनट। मैम इसमें बस ये 4 है, इन चारों को मतलब विस्तार से लिखा गया है ना इस बुक में? हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम, ठीक है। इस यूनिट में सारा यही है। एक चैप्टर तो पूरा लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर है, दूसरा क्या है आपका रीडिंग के ऊपर है, और तीसरा क्या आपका राइटिंग के ऊपर है। देखो भाई, अब इसमें आगे क्या दिया गया है आपका, अगला टॉपिक क्या है भाई आपकी बुक में, अगला क्वेश्चन क्या है। अब यही है, सूचना से आप क्या समझते हैं। भाषा शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता का वर्णन करें। सबसे पहले तो यही ना आपका ये लिसनिंग स्किल्स क्या है, इसका मीनिंग बता दिया। सबसे पहले तो चारों टाइप बताए गए हैं, उसके बाद आगे आपका लिसनिंग स्किल क्या है, इसकी नेचर क्या है, और इसके स्टेप क्या क्या है, यही बताया गया है ना। मैम कौन सा टॉपिक मैं तो पढ़वा पढ़ रहे रहे हैं हो यहाँ? मैम। बेटा मैं करवा रही हूँ आपकी जो 4th A की बुक है उसकी 2nd यूनिट। अच्छा, फर्स्ट यूनिट नहीं करवा रहे हैं? नहीं नहीं, 2nd यूनिट इसलिए स्टार्ट करा दी बेटा, ये आपने पहले पढ़ रखी है। कम्युनिकेशन स्किल्स। नहीं, उसमें था ना आपका जो हिंदी में था शायद, पता नहीं और हाँ जी में मैम, था। यस हिंदी में मैम, था। हिंदी में था, हिंदी में। हाँ कौशल। संप्रेषण कौशल पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, ये लगा लो कम्युनिकेटिव हाँ, स्किल्स, ठीक यही है, पढ़ा रही हूँ। कौशल के ऊपर है। हाँ जी, वही है रोशन, वही है कम्युनिकेटिव स्किल, अच्छा जिसमें आप अच्छा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये जल्दी हो जाएगा टॉपिक बेटा, इसीलिए उठा लिया मैंने, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है पूरा। और किसी को अगर ये लगता हो यहाँ पे डिफिकल्ट हो तो वहीं से भी पढ़ सकते हो इसको। अब इसमें आता है जो आपका लिसनिंग स्किल्स था, लिसनिंग स्किल्स का क्या महत्व है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं। मैम ये कहाँ से पढ़ रहे हो आप, जो आपने ये बोला है ना लिसनिंग स्किल, ये आपने कहाँ से देख रहे हो आप ये। भाई पता नहीं, मेरे पास बुक का पीडीएफ है, मेरे पास ना बुक नहीं है तुम्हारी, मैं इंग्लिश मीडियम वाली बुक लेके बैठी हूँ, और हिंदी वाले का पीडीएफ है। अच्छा अच्छा। तो भाषाई कौशल का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में श्रवण कौशल से क्या अभिप्राय है, ऐसे ऐसे हाँ क्वेश्चन दे यही रखा है है ना वो। बेटा,
कम्युनिकेशन में और आप क्या करोगे, आप सुनोगे ध्यान से, आप बोलोगे, आप पढ़ोगे और आप क्या करोगे, राइटिंग करोगे। यही 4 क्वेश्चन आपको बार बार घुमा के देंगे और इन्हीं की डिटेल आपको देंगे। तो सबसे पहला है आपका लिसनिंग स्किल क्या है, ठीक है। तो लिसनिंग स्किल के बारे में बता रखा है आपका पूरा का पूरा। अब इसका मीनिंग हमने क्लियर कर लिया है। अब आते हैं हम टाइप ऑफ लिसनिंग कि जो आपकी लिसनिंग स्किल है वो कितने टाइप की है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, थर्ड है आपकी इंफॉर्मेशन। मैम एक मिनट मैम, ये ना सही नहीं है इंग्लिश वाली बुक में, मैं हिंदी वाली में बताती हूँ। इसमें जैसे फर्स्ट है फोर्थ यूनिट, सेकंड यूनिट का फर्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड एसेंशियल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है मैम, ये आपका टॉपिक है। उसके बाद इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रोसेसिंग पेज नंबर एंड, बताओ बेटा, एक बार पेज नंबर अच्छा बताओ। मैं बता दूं मैम, पेज नंबर मैम 152। 152 मैं इसमें ढूंढ रही हूँ एक बार। नहीं, मेरे पास जो बुक का पीडीएफ उसमें तो 89 या 80 के आसपास ही है। ये मैम दूसरी बुक होगी आपके पास, वो वाली नहीं है ना जो लक्ष्मी वाली जिससे आप हमेशा पढ़ा रहे हो। तो हाँ मैम जी, मैं हाँ इसमें बताती हूँ आपको, क्या बोलते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है ना प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट पॉइंट है मैम, मतलब सेकंड यूनिट का। हाँ जी। सेकंड यूनिट में जो फर्स्ट फोर्थ है उसका फर्स्ट पॉइंट मैम, ये तो समझ में आ रहा है ना। उसके हिसाब से फिर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूचना से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा शिक्षण हाँ, में यही है। सूचना तकनीकी की उपयोगिता का वर्णन करें। यानी कि है तो यही भाई, प्रोसेस एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन पहले वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यही है। इसमें मैम उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में दे दिए हैं। हाँ जी। और मेरी जो बुक में है इसमें इस टॉपिक के हिसाब से इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है तो कि आप ना ये इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या है। जैसे इंफॉर्मेशन वाला पढ़ो, क्योंकि मेरे पास ना बुक नहीं है, आप ये वाला पढ़ो। और ये जो बुक है इसमें ये वाला टॉपिक दे ही नहीं रखा, इसमें सीधा क्या है आपका लिसनिंग स्किल से आगे लिसनिंग स्किल का और उन्हीं का बता रखा है। अच्छा मैम मैं पढ़ती हूँ। जैसे ये मतलब सबकी बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया, तो उसमें जो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना से आप क्या समझते हैं, भाषा शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता का वर्णन करें। इसमें यह है सूचना तकनीकी का मुख्य संबंध सूचना से होता है, अतः सूचना तकनीकी शब्द का अर्थ जानने से पहले सूचना शब्द को जानना और समझना अति आवश्यक है। इसमें बताया इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन शब्द को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। 2 आंकड़े मतलब डेटा इंफॉर्मेशन का बहुत प्रयोग किया जाता है जो कि आपस में संबंधित होते हैं। आंकड़े कोई भी तथ्य मतलब जो फैक्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशन, अजम्पशन, नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, आयु, पुस्तक, एक अंक मिनट मैम, ज्योति मैम, हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है जो मुझे बुक मिला है। नहीं नहीं रोशन, नहीं और है किसी की बुक में नहीं मेरे है, सिर्फ ज्योति वाली मैम। बुक में है। हम मैम लोगों नहीं, में नहीं मेरे है। बुक में भी है मैम, लेकिन मेरे बुक में क्या किया ना, ये पहला जो सूचना क्या है ना, ये आगे कर दिया है, और ओके भाषाई ओके। कौशल क्या है वो पहले कर दिया है, तो वो मिल जाएगा 98 पेज पे। अरे कोई बात नहीं, जिसकी बुक में ना मिले ना, चैट जीपीटी पे डालो और अपने आप आंसर आ जाएगा। ज्योति, हाँ तुम जी। ये वाला क्वेश्चन बोल रही हो, सूचना क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालो। हाँ जी, हाँ जी, ये होती है, मतलब इंफॉर्मेशन क्या होती है उसके बारे में बताया है। क्या बोलते हैं, आंकड़ों का संक्षिप्त रूप इंफॉर्मेशन कहलाता है। आंकड़े और सूचना में संबंध होता है। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री मतलब इनपुट आंकड़े मतलब डाटा कहलाती है, तथा 326 सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम का उत्पादन आउटपुट सूचना मतलब इंफॉर्मेशन कहला। अरे मैं अपनी सूचना का क्या अर्थ है। सूचना से अभिप्राय ऐसी जानकारी से है जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है और हमें समझने और निर्णय लेने में मदद करती है। सूचना जैसे कि किसी विषय, घटना या तथ्य के बारे में अर्थपूर्ण और उपयोगी जानकारी होती है। अर्थपूर्ण मतलब कहने का, अगर हमें जब कोई सूचना मिलती है तो उसके पीछे कोई मतलब अर्थ होना चाहिए। अर्थ इन द सेंस कि मतलब वैलिड होनी चाहिए वो सूचना और उपयोगी होनी चाहिए, तो वो होती है हमारी सूचना। सूचना किसी विषय के बारे में एक विस्तृत और अर्थपूर्ण जानकारी होती है जो उस विषय से संबंधित समय, स्थान, दिन, तिथि के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है। सूचना जो होती है आंकड़ों से मिलकर बनी हुई होती है। सूचना आंकड़ों से मिलकर बनी हुई थी। आंकड़े जैसे आंकड़ों में क्या आता है, जैसे नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, अंक, प्रतिशत, ये सब आते हैं हमारे आंकड़े में, जिसको हम डेटा बोलते हैं। और इन आंकड़ों के माध्यम से ही एक सूचना का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण
केवल संख्याएं हैं, मतलब 45, 60, 65, ये है हमारा डाटा कहलाता है। ठीक है, यदि कहा जाए कि ये तीनों किसी छात्र की प्रतिशत है, मतलब कहने का, समझो कोई एक स्टूडेंट है, उसके मतलब किसी के 45% आए हैं, किसी के 60% आए हैं, किसी के 65% आए हैं, समझो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, हमारे ये हमारे आंकड़े कहलाएंगे, ये हमारी डाटा है। ठीक है, और हम दिन प्रतिदिन जो हम अपने न्यूज़पेपर में जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें जो भी खबरें होती हैं वे सूचनाएं ही होती हैं। जैसे सोने चांदी की कीमतें, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, कोई सरकारी कामकाज की, जो कोई भी अगर सरकारी कामकाज है, ये भी हमारी सूचनाएं ही हैं, जो हमें ज्ञान में वृद्धि करती हैं। सूचना के बारे में ये है इसमें। ठीक है, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, बुक में नहीं समझ में आया था तो मैंने अपने हिसाब से लिखा था। ज्योति, तुम्हारे बुक में भी डायग्राम बना के दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं, हो गया बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट? नहीं मैम, अभी वो सूचना की विशेषताओं के बारे में पढ़ रही थी, विशेषताएं। इसको ना तुम ऐसा करो, अभी साथ की साथ ना आपका जो टॉपिक है फर्स्ट वाला, उसमें सबसे पहले दे रखा है आपके लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल शुरू होने से पहले प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रसंस्करण और पूछताछ कैसे होता है। यानी कि कोई भी विषय है, जब हम उसके बारे में, उसके रूप से, इस बात से संबंधित है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस और इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे उसको सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे और किस तरीके से हम उसका उपयोग करेंगे। ये क्या है आपका सूचना का प्रसंस्करण और पूछताछ, यानी कि प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। ये पूरा का पूरा टॉपिक ना आप चैट जीपीटी से निकाल लेना, जिसकी बुक में नहीं है, बिल्कुल इजी है, मैंने वहीं से करवा रही हूँ अभी। तो सबसे पहले है आपका इसमें प्रोसेसिंग में और एक्वायरिंग नॉलेज का फर्स्ट स्टेप इन्होंने बताया है। सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दूसरा है एनक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, फिर तीसरा इन्होंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस, इसके एग्जाम्पल बताए हैं। पहले बात आती है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, रो डाटा, हमारे पास कोई भी डाटा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई भी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, जब हम किसी रो डाटा से उसको अंडरस्टैंडेबल योग्य बनाते हैं या फिर उसका मीनिंग क्लियर करते हैं, तो इस सूचना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया कि रोशन को 80 मार्क्स आए थे, ठीक है, उसके किसी बच्चे को 82 मार्क्स आए हैं, किसी बच्चे को कितने ही मार्क्स आए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, जैसे हमने ना तुम्हारे अलग अलग, जैसे फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे के कितने मार्क्स आए, किसी बच्चे के कितने मार्क्स आए, तो जब हम सारे बच्चों का मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि किसी के 70 आए, किसी के 80 आए, किसी के 90 आए, किसी के 100 में से 95 आए हैं। ठीक है, तो हमने क्या, जब उनका एक एवरेज निकाल लिया, तो ये क्या है आपका प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप आप फॉलो करते हो, सबसे पहले तो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को क्लासीफाई करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और फिर क्या करते हैं, हम प्रेजेंटेशन देते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमने जानकारी इकट्ठा की, चाहे वो हमने पर्सनावली मेथड से की, चाहे इंटरनेट से की, चाहे सर्वे मेथड से की। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कोई भी सूचना है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, फिर हमने क्या है उस जानकारी को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, कि जैसे कोई जानकारी इकट्ठी की थी जो जिस ग्रुप में आती, जैसे मेल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो मेल वाले ग्रुप में डाल दी, फीमेल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो उसमें डाल दी। फिर हमने क्या किया, उसका एनालिसिस किया, उसको समझने की, उसका अर्थ निकालने की कोशिश की, और लास्ट में क्या किया, हमने जो जानकारी इकट्ठी की थी उसको ग्राफ, चार्ट, टेबल आदि के द्वारा उसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ये थी आपकी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को प्राप्त करने की। ठीक है, एनक्वायरिंग नहीं, प्रोसेसिंग। ठीक है, कि कोई भी सूचना जब आप इकट्ठा करते हो तो क्या क्या स्टेप आप फॉलो करते हो। उसके बाद आती है एनक्वायरिंग
इंफॉर्मेशन, सूचना की पूछताछ। जब हम किसी विशेष जानकारी को खोजते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन पूछते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एनक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। पहले तो प्रोसेसिंग थी, कैसे इकट्ठी किया, अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं भाई उस सूचना के बारे में, ठीक है। तो आप किसी से भी उसके बारे में पर्सन पूछ रहे हो, उसके बारे में खोजबीन कर रहे हो, तो ये क्या है? सूचना की पूछताछ, यानी कि एनक्वायरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे आप क्या, कोई भी, मैंने अभी बोला आपको कि ये वाला टॉपिक आप बताओ मुझे, तो कोई बच्चा तो क्या इसको गूगल पर सर्च करेगा, कोई क्या है इसको अपनी बुक में सर्च करेगा, ठीक है, कोई कहीं से इसको ढूंढ के देखेगा। तो ये क्या है? आपके इसके एग्जाम्पल हैं। उसके अब तरीके क्या क्या है आपके? एक तो है मैनुअल, एक तो आपका मैनुअल तरीका है, दूसरा क्या है आपका? कंप्यूटर बेस्ड इंक्वायरी। सबसे पहले आप मैनुअल इंक्वायरी, मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप उस क्वेश्चन का मैनुअली में क्या करोगे? या तो आप अपनी बुक्स में ढूंढोगे, नहीं मिला लाइब्रेरी में जाके अदर बुक्स में सर्च करते हो, या फिर अपने किसी फ्रेंड से पूछते हो, या अपने घर में किसी से उसके बारे में पूछते हो, उस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती है? आपकी मैनुअल इंक्वायरी के अंदर आती है। उसके बाद बात आती है आपकी कंप्यूटर बेस्ड इंक्वायरी। कंप्यूटर बेस्ड इंक्वायरी में क्या है? आप गूगल सर्च करके देखते हो, आप डाटाबेस क्वेरी निकालते हो, आप चैट जीपीटी पे जाते हो, एआई की मदद से आप निकालते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन की। आपका इंक्वायरी यानी कि पूछताछ के माध्यम से कहाँ कहाँ से आप किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा रहे हो। अब ये जो आपकी ये है आपका प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है आपको। मान लीजिए कोई भी किसी भी रिगार्डिंग आपको अचानक से कोई डिसीजन लेना है, अगर आपके पास किसी चीज के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन है तभी आप सही डिसीजन ले पाते हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या है? सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा क्या है? समय की बचत करता है, ठीक है। अगर आपको पहले से ऑलरेडी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है और आपको उसकी अचानक जरूरत पड़ जाए तो क्या है? आपके समय की बचत रहेगी। दूसरा, सही और सटीक जानकारी देता है, क्योंकि आपने सारी जानकारी रिसर्च मेथड से, क्वेश्चनियर के मेथड से, ठीक है, इस तरीके से आपने इकट्ठी की है, तो आपको क्या है? सही और सटीक जानकारी। आगे शिक्षा और रिसर्च में उपयोगी, दोनों के दोनों मेथड क्या है? आपके रिसर्च वर्क में या फिर आपके एजुकेशन में क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो ये क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद क्या है? कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे आपने मान लीजिए मैंने मेरी क्लास के 100 बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके पास मैं सबसे पहले कलेक्ट कर लिया मैंने, तुम सब लोगों के मार्क्स मैंने पता कर लिए, फिर मैं उसको क्लासीफाई करूंगी। कैसे क्लासीफाई करूंगी? कि भाई कितने बच्चे तो पास हुए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं। फिर मैं क्या है? एवरेज निकालूंगी कि भाई मेरी क्लास में ना इतने परसेंट बालक, इतने एवरेज स्टूडेंट, यानी कि 100 में से एवरेज बच्चे इतने पास हो गए हैं। फिर पूछा सबसे अधिक अंक किसके हैं। फिर आ गई हमारी इंक्वायरी। सबसे पहले चल रही थी प्रोसेसिंग, फिर चल गई इंक्वायरी, भाई तुम्हारी क्लास में फर्स्ट ईयर में किसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए। अभी जैसे रिसेंटली सीटेट का पेपर क्लियर हुआ, भाई किसका पेपर क्लियर हुआ, तो ये इंक्वायरी है। तो लास्ट में यही है कंक्लूजन कि जो आपकी प्रोसेस है और इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम किसी भी चीज की प्रोसेसिंग करते हैं और उसके जो भी क्वेश्चन है उसकी इंक्वायरी बाद में होती है। पहले प्रोसेसिंग चालू करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? यस मैम। अरे बुत क्यों बन गए? कहीं से नहीं पढ़ाया आपने, चैट जीपीटी में खोलो, सेम निकलेगा। अब आती है लिसनिंग स्पीकिंग। लिसनिंग जो स्किल है आपकी, लिसनिंग स्किल का पूरा पढ़ लेना। लिसनिंग स्किल क्या होती है, ठीक है, पहले पढ़ रखा है, क्या टाइप है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसने बता दिया लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट, ठीक है, एंड डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, पोएम्स। अच्छा मैम, भाषा कौशल औपचारिक अनौपचारिक दोनों है या सिर्फ अनौपचारिक रहेगा? औपचार, फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे बेटे? जैसे कि स्कूल में जब शिक्षक हमें कुछ सिखाते हैं तो वो औपचारिक भाषा हो गया, और जब हाँ हम जी, अपने आसपास के माहौल से सीखते या माता पिता से, वो तो किताब लेके पढ़ाते नहीं है, हाँ वो वो अपने अपने इनफॉर्मल हो गया। बोलते हैं, हाँ जी, तो बोल सकते हैं हाँ हो कि सकते भाषा हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं कि हम अपने घर कि से भी सीख भाषा रहे हैं, घर से वाला इनफॉर्मल में आ गया। जब हम स्कूल से सीख रहे हैं, कॉलेज से सीख रहे हैं, तो वो क्या हमारा फॉर्मल वे हो गया।
तो भाषाई कौशल ये है कि भाषाई कौशल को दो हिस्सों में बांट के हम समझ सकते हैं, हम्म। और उस दोनों हिस्से में हम फिर ये हम बता सकते हैं प्रोसेस करने के दौरान कि जो हम अपने परिवार से जो हम सीखते हैं उसको अन्य अन्य माध्यम के द्वारा सीखते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें ग्रंथ की जरूरत पड़ती है, कभी हमें घर में जो दीवार पे लगे हुए जो चित्र होते हैं, हम्म। या हमारे जो दादाजी का जो अनुभव होता है, तो ये सब भी हम लिख सकते हैं प्रोसेस में और आप इंक्वायरी फाउंडेशन के अंदर। लिख सकते हो, लिसनिंग में भी जोड़ सकते हो। लिसनिंग के ठीक जब है आप टाइप मैम। करोगे ना कि लिसनिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें ये पॉइंट जोड़ सकते हो आप। तो मैम जैसे कि भाषाई कौशल क्या होता है, तो ये कह सकते हैं सुनना अर्थात श्रवण, पढ़ना अर्थात पठन, बोलना हाँ हाँ। अर्थात भाषण और यस। लिखना अर्थात लेखन, यही भाषाई कौशल है। और भाषा कौशल को हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। एक आपको मतलब क्या कहते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, तीसरी अनौपचारिक औपचारिक को जब हम इसको एक किताब के अंदर जब जानकर पढ़ते हैं तो इसको हम प्रोसेस बाय द मतलब फॉर्मल सेक्टर और प्रोसेस बाय द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ हाँ परिवार जी। समाज आ गया, एक तरफ टीचर और आपका एकेडमिक लाइफ आ गया। हाँ जी। ठीक है। आ गया ना समझ में। अब जो लिसनिंग स्किल्स है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। लिसनिंग स्किल मैम ये है कि जब किसी भी एज के लिए या छोटे बच्चों के लिए। आप किसी भी एज के लिए बता दीजिए, क्योंकि उसके बाद हम आएंगे लिसनिंग स्किल को किस प्रकार हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैम आपको कोर्स होनी चाहिए जिसके द्वारा जब आप अपनी बातों को व्यक्त करते हो किसी के सामने, तो उसमें एक फ्लो दिखना चाहिए, मतलब एक बहाव दिखना चाहिए। और आपको समझ होनी चाहिए पंक्चुएशन का, कि कब कहाँ कितना रुकना है, नहीं रुकना है। उसके हिसाब से जब हम अपनी श्रवण कौशल को जब हम सही तरीके से जब व्यक्त करते हैं, तो हमारे पास एक मौका हो जाता है कि हम आगे जाके किसी एक खास क्षेत्र में जाके हम अपने आप को विकसित करके उस खास क्षेत्र में जाके सफलता प्राप्त करें। तो श्रवण कौशल सिर्फ हमें कुछ सीख नहीं देता है, साथ ही हमें आगे जाके अपने भविष्य को भी तय करने का एक मौका देता है, जिसमें से हम उदाहरण हैं और अपने जीवन में कितना ग्रहण करते हैं। और उसको जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा से मतलब पढ़ाई लिखाई करता है, वो कितना सुनता है और वो कितना मतलब अच्छे से प्रेजेंट करता है। जैसे कि कोई बोल के अपनी जैसे स्पीच देता है स्कूल में, तो वो अच्छे से सुनता है, तभी श्रवण कौशल में हम आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं प्रोसेस। जैसे मैम आप पढ़ा रही हो और हम सुन के उसको समझ रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके प्रति हम कुछ प्रतिक्रिया दे पाते हैं। हाँ जी। उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स के बारे में लिखना है अगला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट। किस तरीके से उनका इंटरेक्ट होता है, डायलॉग्स के जरिए, स्टोरी टेलिंग, पोएम के जरिए। ठीक है, यानी कि दोनों का इंटरेक्शन बता दिया आपका। जैसे डायलॉग्स कोई बोल रहा है, दूसरा बंदा ऑडियंस सुन रही है, और एक स्पीकिंग, दोनों टास्क यहाँ पे हो रहे हैं। ऐसे ही स्टोरी टेलिंग में क्या हो रहा है, दोनों टास्क हो रहे हैं। आपका स्पीकिंग वाला टास्क भी हो रहा है और आपका लिसनिंग वाला टास्क भी हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, स्पीकिंग वाला मुझे समझाना पड़ेगा। मैम एक मिनट, मैं बड़ी देर से कंफ्यूज हूँ कि अब इसमें बुक में लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट, मतलब इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। आपका जो मेन है डायलॉग, अब मैंने मतलब पहले की हुई है ये बुक, तो मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं डायरेक्ट मैंने बनाए हुए हैं, जैसे इंटरेक्ट को छोड़ के, मतलब लिसनिंग स्पीकिंग इंटरेक्ट छोड़ के, मतलब जैसे बुक में दिया हुआ है डायलॉग, सीधा मैंने डायलॉग्स के बारे में, स्टोरी टेलिंग क्या है, पोएम क्या है, रिफरेंशन क्या है, शॉर्ट प्ले क्या है, मैंने डायरेक्ट इनके बारे में लिखा है। हाँ, तो बेटा इसमें और क्या है, कुछ नहीं है। इंटरेक्ट का मतलब दोनों के दोनों दोनों प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई है। इंटरेक्ट का मतलब यही तो है कि दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही है। अब डायलॉग बोल रहे हैं, मैं डायलॉग बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, यानी कि स्पीकिंग भी हो रही है, लिसनिंग भी हो रही है।
स्टोरी टेलिंग, आप कोई स्टोरी सुना रहे हो अपने बच्चे को, आपका बच्चा सुन रहा है, आप बोल रहे हो, दोनों टास्क कंप्लीट हो गए। तो वो उस तरीके से बताना। मैं पोयम, कोई भी बच्चा पोयम सुना रहा है क्लास में, तो एक बच्चा स्पीकिंग कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि ये दोनों टास्क ना एक साथ होते हैं, आपके स्पीकिंग वाला भी और आपका क्या है, लिसनिंग वाला भी। ठीक है, तो उसको इंटरेक्ट करके इन्होंने बताया कि किस प्रकार आप इन दोनों के बारे में बता सकते हो, डायलॉग के जरिए, स्टोरी टेलिंग पोएम के जरिए और इनके जरिए। ज्योति, हुआ कुछ डाउट क्लियर? यस मैम, हो गया। मतलब कहने का, जब मैं अगर मैं आंसर ये लिखती हूँ, एग्जाम में आ जाता है इन केस, तो मतलब रिलेट करके कर दूं पहले, मतलब कि रिलेट करके। रिलेट करके कि संवाद के बारे में लिख हाँ दिया। जी, उसके बाद कि लास्ट में आप जोड़ सकते हैं कि जो संवाद है आपका, स्पीकिंग और ये जो लिसनिंग है, दोनों को दोनों इसमें क्रियाएं हो रही हैं उसमें, मतलब संवाद के जरिए। हाँ जी। मतलब एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है। ठीक है मैम। अब मुझे बताओ, स्पीकिंग वाला कर लोगे ना खुद? स्पीकिंग स्किल्स क्या होती है, क्योंकि पिछले साल पढ़ा है, चाहो तो उस बुक में से भी कर सकते हो, हाँ जी मैम। है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसको नहीं आता हो ये? क्योंकि 2 ही 4 बच्चे एक्टिव रहते हैं मेरी क्लास में, बाकी तो पता नहीं क्लास अटेंड करके छोड़ देते हैं या सच में ही सुनते हैं। तो मैम ये हो कह सकते जाएगा मैम, हैं हो जाएगा। कि जो बच्चा जितना अच्छा श्रोता होगा वो उतना ही अच्छा वक्ता होगा, और जो जितना ही अच्छा श्रोता वक्ता होगा वही उतना अच्छा उसकी पाठन शैली होगी। और हाँ जी। पाठन शैली के द्वारा ही वो आगे जाकर अपने जो ये डायलॉग है, स्टोरी टेलिंग है, या पोयम है, या अलग अलग जो माध्यम होता है अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का, उसमें वो बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकता है। हाँ जी, हाँ मतलब मैम, मैंने ये लगा लो, ये यूनिट तो आपकी याद करी कराई है कुछ बच्चों की मैम तो। सीटेट में पढ़ा भी था मैंने, मतलब कि जो ये जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसमें जो फर्स्ट होता है वो आपकी लिसनिंग ही, हाँ लिसनिंग, श्रवण, हाँ हाँ लिसनिंग ही होती है। मतलब सबसे पहले इंसान जो भी होता है वो सबसे पहले सुनता है, सुनने के बाद सारी जो आपके कौशल होते हैं उनका विकास होता है। हाँ जी, श्रवण कौशल ही आपका सबसे फर्स्ट होता है। वेरी गुड। अब हम इसको करते हैं, अब आ जाऊं दूसरे टॉपिक पे, यस मैम। डायलॉग, स्टोरी टेलिंग और तो पोएम। मैम हम मैम एक सेकेंड, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भाषी कौशल का जो विकास है वो मुख्य तौर पे वो प्रकृति के द्वारा हमें जन्मजात मिल जाता है। जैसे कि जब एक बच्चा, जब वो पेट के अंदर ही, जब माँ के अंदर होता है, तभी से उसके अंदर भाषा कौशल की विकास होनी शुरू हो जाती है। और जब वो जन्म लेता है तो अपने आसपास के वातावरण और अपने आसपास के लोगों से सीखता है। और जब उस कौशल को वो जब अच्छा करने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसके परिवार वाले या समाज वाले ने एक संस्था बनाया हुआ है जिसको हम विद्यालय कहते हैं। और विद्यालय में जाके वो उसी एक नई भाषा कौशल को सीखता है जिसको हम हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषा, उर्दू, फारसी या 22 लैंग्वेज जो हमें संविधान के द्वारा दिया है उसको हम सीख के और अच्छा कर लेते हैं। तो हाँ ये जी, बना बना के लिख सकते हैं ना मैम। हाँ लिख सकते हो ये यूनिट। मतलब अगर मान लो आप ना भी याद कर पाए तो भी आप करके आ सकते हो। मैम मैम मैं बोल रही थी कि इसमें पद्यांश वगैरह भी दिया हुआ है, तो ये जो कविता वगैरह दिया हुआ है उसको याद करना पड़ेगा क्या, नहीं अगर क्वेश्चन आ गया नहीं तो? नहीं, अरे छोटी सी पोयम लिख देना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कोई मैम मैं पोयम तो वो भी है भाई। इसमें तो ये है ना कि पोयम होती क्या है, उसके बारे में हाँ, क्या उसके फायदे नुकसान है, वो चीजें, इसमें लिखना कुछ नहीं है उमा। पोयम वगैरह नहीं लिखनी, उसके इसमें बारे में बस ये बताना है बताना नहीं, है कि इसमें मतलब पोयम दिया हुआ के है ना, अगर जरिए। एग्जाम्पल वगैरह देना पड़े तो। मैं वही सोच रही नहीं थी। नहीं, इसमें वैसे तो इस बुक में भी दे रखी है, एक पोयम पूरी छाप रखी है। मेरे पास जो बुक है इसमें भी पोयम पूरी छाप रखी है। इसमें ठीक है, ये फिर बताया आ गया है जाएगी। बेटा, देखो डायलॉग्स के जरिए आपको इंटरकनेक्ट करना है भाई। जब भी हम डायलॉग्स करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो पीपल क्या कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। ठीक है, हम जो पॉइंट, जो डायलॉग बोल रहे हैं वो हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उनका क्या है,
नो डिफेंडिंग ऑफ ओपिनियन एंड नो काउंटर पॉइंट। कोई काउंटर पॉइंट नहीं है, डायलॉग बोल रहा है, फिल्म में क्या है हीरो डायलॉग बोल रहा है और दूसरा क्या है सिर्फ ऑडियंस क्या है सुन रही है, उनका कोई भी काउंटर पॉइंट नहीं है वहां पे। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, आराम से एक जनता क्या है सुन रही है और हीरो क्या है अपने डायलॉग बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, दोनों की दोनों स्किल्स यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी काम कर रही है और हमारी लिसनिंग स्किल्स भी यहाँ पे काम कर रही है। और जो डायलॉग है वो यहाँ पर इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं। एक डायरेक्ट डायलॉग होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो डिस्क्रिप्शन मिनिमम होता है यानी कि छोटा सा डायलॉग होता है। एक होता है इंटरपोलेटेड डायलॉग्स होता है जिसमें आपकी लाइन हो, जिसमें 2 लाइन है मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक मिस डायरेक्टेड डायलॉग्स होता है, ट्राई टू शेप अप द सीन, जो पूरा सीन होता है एक उसको बोला गया है। और मॉड्यूलेटेड डायलॉग क्या होता है, पूरी स्टोरी होती है। ठीक है, तो इनके जरिए क्या है हम पूरी की पूरी लिसनिंग और जो आपकी क्या थी स्पीकिंग वाली स्किल्स को करते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही दे रखा है इस बुक में। और कुछ 1-2 पॉइंट हो तो बता दीजिए। यस मैम, मेरे में मतलब संवाद क्या है, उसका विशेषता क्या है, उसके महत्व क्या है, ये भी बता मैम दीजिए। एक वो अनुवाचन क्या होता है? अनुवाचन वाचन वाचन मतलब मतलब वही जितना बोलो आप, क्या बोल रहे हो बेटे? बोलो रोशन, बोलो आप। नहीं, आप ही बताइए। वाचन मतलब होता है कि हम उसको जब हम किसी चीज को सुनते हैं और सुनकर हम उसको कितना अनुवाद करते हैं अपने जीवन में, उसको बोलते हैं मेरे हिसाब से। अब आप बता दो। भाई मेरे को 2 मिनट के अंदर लिखा है और अब जो भी पूछे इसी के ऊपर लिख देना है। एक तो भाषा कौशल से रिलेटेड अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकृति, महत्व, तत्व, उद्देश्य, उपाय, कारण, शिक्षक की विधियां, इन सभी के ऊपर मैम एक वो बना लिए फ्लो चार्ट, और अब इसी के ऊपर मैम लिख देना है। एक बार उनको क्लियर कर दो ना, ये क्या बोला था क्वेश्चन अनुवाचन। अनुवाचन वाचन का। मत वाचन मत होता बोलना, और अनु मतलब जो आप अनुभव से अनुवाचन अनुभव अनुवाचन अनु इसमें बोला है कि जो चीजें हम किसी की सुनी हुई याद करके बार बार बोलते हैं, उसे याद कर लेते हैं और दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि मैम ने बताया ना कि अभी कविता बोली थी ना मैम ने, एक मछली जल की रानी है, तो मछली वो जल की हमने, रानी है। हाँ, तो वो कविता हमें याद हो रखी है। वही उसको हमने याद किया है और सामने किसी के भी सामने कभी भी बोल देते हैं, हमें किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मतलब इसको हनुमान चालीसा है। हाँ जैसे आप ऊपर बोलो। पंखा चलता है, कितने सारे पोयम हैं। ट्विंकल नहीं, ट्विंकल। इसको आम भाषा में आप कह सकते हैं कि जैसे मतलब कि इसको वो कीजिए, तोड़ दीजिए, जैसे कि हम लोग कोई याद किया हुआ याद आ जाए उसे रिकॉलिंग, अनुवाचन। जैसे कि प्रत्यय पढ़े उपसर्ग पढ़े। अनुवाचन, वाचन मतलब होता है बोलना, अनु मतलब इस वाचन के आगे आके ये शब्द जुड़ गया जिसको प्रत्यय कहते हैं, और इससे एक अनु मतलब जो पहले से अनुभव किया गया हो इंसान के द्वारा, तो उस अनुभव के द्वारा अनु मतलब अनुभव, और वाचन मतलब बोलना। जब हम अपने अनुभव के द्वारा जब अपनी बातों को व्यक्त कर देते हैं तो यही बन जाता है अनुवाचन। समझ में आया आप लोग को? इसलिए हिंदी ग्रामर में थोड़ा सा मदद हो जाता है। जैसे मुझे कोई शब्द नहीं भी आता, मैं तुक्का लगाता हूँ, सही टकरा जाता है। और जैसे अनुवाचन की जगह पे लिखा रहता है द्विवाचन, तो जब 2 लोगों के द्वारा बात कही जा रही है तो उसको द्विवाचन कह सकते हैं, या बहुवाचन, बहुत बहुत सारे लोगों लोगों के के द्वारा। बोलने से होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ये तो पढ़ रखा है, ग्रामर में है ये। नहीं, पढ़े नहीं है, हम तुक्का लगाते हैं, अब वो हमेशा टकराता है। नहीं नहीं, ये है, छोटी क्लास में है, पहले नहीं सिखाया था। नहीं नहीं, मतलब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि आगे पीछे, जैसे सत्य लगा दिया असत्य हो गया। समझ गई मैम मैं। हाँ, चलो ये ठीक है। अब मुझे बताइए स्टोरी टेलिंग वाला, ज्योति आपने कर रखा है ना स्टोरी टेलिंग? अच्छा मैम, एक चीज मुझे अभी तक समझ में आया, ये प्रकृति और ये क्या कहते हैं, बेटा प्रकृति परिभाषा, ये बेटा ये दोनों प्रकृति में का मतलब ज्यादा होता का है फर्क है क्या? आप उस चीज की परिभाषा, तो बेटा उसका मीनिंग दे रहे हो,
और जैसे मैंने आपका रोशन का मीनिंग बताया, ठीक है, और फिर प्रकृति का मतलब है आपकी क्या क्या विशेषता है, आपका नेचर क्या है वो। तो फिर मैम तत्व क्या होगा? तत्व भी दिया हुआ है। तत्व होते हैं कंपोनेंट, क्या क्या चीजें उसके अंदर शामिल हैं, या टाइप, आप एक तरह से टाइप आप उसको बोल सकते हो। तो गुड आफ्टरनून मैम। अरे शिल्पी बड़ी जल्दी आ गई। मैम हम 2-3 बार कॉल किए। इसमें ना आपका है ठीक। स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है, स्टोरी टेलिंग ये भी आपने पढ़ रखा है ना पहले, स्टोरी टेलिंग वाला। सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं मैम। सेकंड नहीं है बेटा, फोर्थ। फोर्थ। हाँ ठीक। जी। रोशन आप बोलो क्या बोल रहे थे, अब क्लियर कर लो। हाँ मैम, यही कि मतलब कि तत्व और महत्व और प्रकृति, तो महत्व तो समझ में आ गया। मतलब मैं तो इसकी प्रकृति तत्व इम्पोर्टेंस। नहीं, मतलब कि ये कहने का था जैसे प्रकृति हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पे मैम ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्रकृति 5 तरह का हमारा प्रकृति है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, और तत्व हो गया जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हम इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, तो ये तत्व हो गया। भाई अब तो अपने ऊपर ही ले रखे चल रहा है क्या। नहीं मतलब ये इसलिए क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यही सब 2 4 5 6 सब दिख बस रहा है। सब क्वेश्चन में एक तो इम्पोर्टेंस पूछते हैं, महत्व क्या है उसका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी सेम सेम होते हैं आपके, इम्पोर्टेंस जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूछ मतलब ले तो भी मतलब इम्पोर्टेंस अब देना। तो मैम उद्देश्य और तत्व लगभग एक ही जैसा हाँ है। जी। उसके बाद क्या है, नहीं तत्व अलग होते हैं बेटा, कंपोनेंट तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। अब आपकी चाय बनी है, एक मान लो चाय का एग्जांपल ले लो आप, आपने चाय बनाई तो चाय में क्या क्या कंपोनेंट आपने मिलाया है, उसमें आपने दूध डाला है, उसमें चीनी डाली है, पानी डाला है और चाय पत्ती डाली है। अब चाय होती क्या है, पहले आपने उसका मीनिंग दिया, ठीक है, चाय की प्रकृति कैसी है, चाय क्या है, गर्म स्वभाव की होती है, ठीक है, उसका कलर ये है, और उसको पीने से हमारा सिर दर्द ठीक होता है, ये तूने प्रकृति बता दी उसकी, ठीक है। चाय के कंपोनेंट में तूने बता दिया इन इन चीजों से हम चाय बना रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या क्या बताई चाय की, भाई सुबह उठते उठते हम चाय पीते हैं, नहीं तो हमारा सिर दर्द हो समझ जाता गए है। मैम, समझ गए। उद्देश्य ये है कि मम्मी के सर दर्द को ठीक करना है। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा उदाहरण देके आप समझा दिए, शुक्रिया। चलिए, तो मैम ये जो उद्देश्य हुआ कि मम्मी का सर दर्द ठीक करना है, फिर उपाय में क्या हो गया कि मम्मी को चीनी ज्यादा लगा तो उस चीनी को ठीक करने के लिए जो उपाय करेंगे वो उपाय हो गया। और 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 राशन जो कम चीनी डालना है। और जिसके वजह से मैम जो मम्मी को तकलीफ हुआ वो कारण हो गया। हाँ, और जो मैंने उससे सीखा वो शिक्षण की विधियां हो गया कि और अगली बार से मुझे उसको पीने से क्या फायदा हुआ वो महत्व हो अब गया, अब अब मुझे अगली बार से मतलब लाभ हो मैम गया, ये लाभ। लिखेंगे कि तो शिक्षण की विधियां में मैम ये आ जाएगा कि जो मैंने पिछली बार गलती किया है उसके बदले अगली बार थोड़ी सुधार करनी है, ये विधियां हो गया। शिक्षण विधियों में ये आ गया ना, तूने बताया कि तूने चाय कैसे बनाई। अच्छा, ये गलती नहीं वहां पे बताना है कि चीनी ज्यादा कम हो गया। नहीं, टीचिंग मेथड में तो तूने ये बताया ना कि मैंने चाय कैसे बनाई, मेथड अच्छा पूछा है। ओवन किस तरीके अच्छा, से बन मेथड्स, सकती हाँ है। समझ गया मैम। अर्थ मतलब बेसिक हो गया है कि चाय क्या होता है, चाय से लेके विधियां तक पहुंचना है। सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात है कि पहले परिभाषा, पहले अर्थ देना है, पहले अर्थ, फिर उसके बाद परिभाषा, फिर उसके करेक्टर का नाम किसने क्या लिखा है, उसके बाद उसके महत्व, फिर उसके उपाय, फिर उसके लाभ, लास्ट में हानि, और फिर निष्कर्ष लिख के कहानी खत्म। अब देखो भाई, स्टोरी टेलिंग का बता दो एक बार कोई। अरे स्टोरी सुनते मैम हैं अपने घर स्टोरी वालों से। टेलिंग, मैम स्टोरी टेलिंग वो होता है ना जो आवाज भाव हाव भाव से अभिव्यक्त करते हैं किसी कहानी को,
उसे स्टोरी टेलिंग कहते हैं। किसी भी कहानी को हाव-भाव के साथ अभिव्यक्त करना। अच्छा, मतलब तेरा नाना जब तने स्टोरी सुनाया करता तो ऐसे-ऐसे मुद्राएँ बनाता था? बेटा स्टोरी टेलिंग में सिंपल हम स्टोरी सुनते हैं ना। अब जैसे हमने भी अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी है, अब तो देखो ये ट्रेंड ही चला गया स्टोरी टेलिंग का, या फिर क्लास में भी हम बच्चों को सुनाते हैं। हमने कोई भी तो कहानी मैम सुना दी है, ठीक है, कहानी के जरिए जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कहानी के जरिए इसने ये पूछा है कि क्या दोनों, हाँ दोनों यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। आपकी लिसनिंग स्किल भी डेवलप हो रही है, आपकी जो स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो रही है, जो स्टोरी सुना रहा है क्लास में, ठीक है। हाव भाव तो आ जाता है बेटा नाटक की फॉर्म में, ठीक है, जब आप आगे आओगे नाटक जब आप हाँ, प्रस्तुत जैसे करते हो। मैम रोचक तरीके से जो कहानी सुनाते हैं बच्चे, जैसे शिक्षक बच्चे को सुनाते हैं ताकि वो इंटरेस्टेड हो। तो वो उसमें क्या कर देते हैं, वो एक्सप्रेशन मिक्स कर देते हैं। हमने तो सिंपल ही स्टोरी सुनी है आज तक, तुमने भी सुनी होगी बचपन में अपने घर पे, हाँ, हाँ जी मैम। ठीक है। तो वो हाँ जी। स्टोरी टेलिंग में आपके दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, देखो जिसको जो सुना रहा है उसकी तो स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही है, जो सुन रहा है उसकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है। और देखो इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं आपकी, जो आपकी स्टोरी टेलिंग है उससे क्या क्या इंक्रीज होता है आपका। स्टोरी टेलिंग से आपका एक तो चिल्ड्रन की सुनने की हैबिट बनती है, ठीक है, वो कंसंट्रेट करना सीखता है। उसके बाद और क्या क्या कर रहा है बच्चा, एंजॉय करता है, ठीक है, उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन का बेनिफिट और एंजॉयमेंट का बेनिफिट उसको मिलता है, प्रमोट करता है। अब वो जो सुनेगा तो जो स्टोरी टेलिंग उसको प्रमोट करती है राइटिंग स्किल के लिए, भाई मैंने स्टोरी सुनी, क्यों ना मैं इसको लिख लूं, ताकि आगे मेरे को ये याद रहे स्टोरी, मुझे किसी को सुनानी पड़ जाए। तो आपकी राइटिंग स्किल को लिखने के लिए क्या ये एनकरेज करता है आपको, ठीक है। बच्चे को क्या करता है, ए फैमिलियर स्टोरी टेलिंग इंप्रूव स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को हमारी डेवलप करता है, ठीक है। जब आप एक बार कहानी सुनते हो तो बच्चा क्या है उसको समझता है, अंडरस्टैंडिंग करने की पावर आपकी बढ़ती है उसके अंदर, ठीक है। और और मैम फिर बार बार वो बोलता है कि मुझे कहानी ही सुनाओ, और हाँ जी, कहानी सुनाओ तो फिर उसको नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है हाँ जी, और वो सो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टोरी टेलिंग। ऐसे ही क्या है पोयम का है, उसमें स्टोरी सुना रहे थे, इसमें हमने क्या कर दिया, पोयम सुना दी, ठीक है। पोयम से क्या क्या इंक्रीज हुआ हमारा, पोइट्री इंप्रूव, वोकैबुलरी, बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, क्योंकि पोयम क्या होती है हमारी राइमिंग वर्ड में होती है ना। तो उन राइमिंग वर्ड को बच्चा बार बार उसको बोलता है, तो क्या होती है उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। पोइट्री की न्यू आइडिया आता है बच्चे को कि भाई मैं कल ना कोई नई पोयम बना के देखता हूँ, ठीक है। बच्चे कई बार छोटी छोटी पोयम जो बोलते हैं ना उनको जोड़ के कुछ नई पोयम बनाना भी सीख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पोइट्री क्या है, फन एंजॉय करते हैं बच्चे। आगे थिंक, आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाती है। हम भी कई बार करते हैं ना, कोई गाना सुनते हैं और उसके साथ साथ में कोई नया गाना और ऐड करके अपनी तरफ से उसको बोलने लग जाते हैं, तो ऐसे ही पोइट्री का है। तो ये आपकी थिंकिंग पावर को भी बढ़ाती है। तो यहाँ पर क्या है आपकी, एक तो स्पीकिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या है आपकी लिसनिंग, दोनों यहाँ पर टास्क हो रहे हैं, आपका स्पीकिंग वाला भी और आपका दूसरे वाला भी, ठीक है। आ गया समझ में। यस मैम। उसके बाद है आपका रिसाइटेशन एंड शॉर्ट प्ले। रिसाइटेशन को हिंदी में क्या बोला गया है यहाँ पे, मैम मेरी बुक में तो ना कविता उच्चारण लिखा हुआ है, उच्चारण होता है क्या मीनिंग? अभी उच्चारण अभी जो और मैम मतलब क्या बताया गया था अनुवाचन। अनुवाचन, सस्वर। लिखित सामग्री को स्मरण करके सुनना, अर्थात लिखी हुई किसी भी कविता या अन्य पाठ सामग्री को याद करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करना अनुवाचन कहलाता है। यह औपचारिक रूप से पठन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि मैम जो पोयम हम लोग जो, जैसे कि क्लास 10 के अंदर एक डस्ट ऑफ स्नो है पोयम, तो उसमें दिखाता है कि एक हेमलॉक ट्री होता है जो जहरीला पेड़ होता है, और एक कौवा होता है जो क्रॉ, दोनों की समाज के अंदर एक निगेटिव धारणा बनी होती है। लेकिन वहीं पे एक रॉबर्ट होता है जो
पेड़ के नीचे बैठता है और अचानक से क्या होता है, कौवा हिलता है, वो उसके ऊपर गिरता है बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा, जिससे कि उसकी जो पूरी दिन की जो समय खराब जा रही थी, सोच सोच के मेरा दिन खराब हो गया, वो एक छोटा सा टुकड़ा उसके दिमाग को बदल देता है। आगे उसकी पूरी की पूरी समय अच्छी जाती है। इसमें ये बताने की कोशिश किया गया है पोयम में कि कोई भी चीज दुनिया में निगेटिव नहीं होता है, वो हमारे विचार का उपज होता है, जिसके द्वारा हम अपने आप को किसी भी चीज को निगेटिव या सही गलत बोलते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो कविता में मतलब कि अनुवाचन में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से भी कभी कभी कविता को अपने शब्दों में पिरो कर बताने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। और स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि जो दिया हुआ है एक कहानी में, उससे बाहर नहीं जाना है आपको, वो आपको टू द पॉइंट बोलना है। तो कविता में आपके पास स्कोप होता है कि आप अपने विचारों को भी जोड़कर आसपास के उदाहरण के साथ जोड़कर भी आप बच्चे को बताएं, क्योंकि उसमें जो मीनिंग होता है वो थोड़ा साइलेंट होता है, छुपा हुआ होता है, जिससे कि बच्चे को समझने में कठिनाइयां होती है। इसलिए जितना ज्यादा आपको अनुभव होगा, उतनी ही अच्छे तरीके से आप लिखित सामग्री को प्रयोग करके आप समझा सकते हैं। मतलब ये लगा लो लगभग लगभग आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। एक है शॉर्ट प्ले, हम प्ले करते हैं ना क्लास में, कोई स्टूडेंट कुछ बनता है, कोई स्टूडेंट कुछ बनता है और फिर वो अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं। एक ये वाला है शॉर्ट प्ले। मैम सही था या गलत था, कुछ बताए नहीं। बेटा सही था, तभी तो देख मैंने ताली बजाई थी। क्यों झूठ बोल रहा है रोशन? नहीं मैम, आप तो ताली ऐसे ही बजाते थे तारीफ के तौर पे। अच्छा अच्छा गलत होता बस। ना, मैम टोकती, मगर मैम ने नहीं टोका, इसका मतलब सही है। हाँ, क्योंकि मैम क्योंकि मैम मोदी जी रंजन ने मेरी सबको बातों बस को में समझ गई। क्योंकि मैम मोदी जी ने सबको बस में कर लिया है ना। सही अच्छा। रहो गलत रहो, ताली बजाओ। नहीं, जहाँ पे करेक्ट नहीं होता ना तो वहां पे मैं बीच में बोलती हूँ, खुद समझाती हूँ मैं फिर। मतलब करेक्ट क्या मतलब इन द सेंस, मान लो किसी को समझाना नहीं आया तो मैं उसको उस चीज को मैं दोबारा समझाती हूँ। मैम यहाँ कोई गाय आ गया है क्या? किसी किसकी शिल्पी की गाय है? भैंस है शायद। जा सकती, उनके पास बाबू है। आज नहीं बोल रही मैं। आज मैं थक गई, एक्सरसाइज करके ना पूरा शरीर दुख रहा है।